सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच एक्विरिन अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। तो एक्सरसाइज का नाम एक्विरिन है। इस बार ये इसका 13वां संस्करण हुआ। 2 फरवरी को शुरू हुआ, 15 फरवरी तक चलेगा भारत और मालदीव के बीच में। तो एक्विरिन एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के बीच में होता है। इस बार कहाँ पे हुआ? इस बार मालदीव में हुआ, मालदीव के माफिलाफुशी में हुआ। एक्विरिन का मतलब होता है मित्र। ये पहली बार भारत और मालदीव के बीच में कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसका जो लास्ट एडिशन है वो 2023 में हुआ था। जो इसका 12वां एडिशन था वो भारत में हुआ था, उत्तराखंड के चौबटिया में। तो सिंपल सा एक्सरसाइज का नाम याद रखना होता है, कौन सा एडिशन है याद रखना, किनके बीच हुआ और कहाँ पे हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, अभी तो वैसे 2000 ज्यादा कुछ एक्सरसाइज हुए नहीं है, 2 एक्सरसाइज हुए, वो 2 मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज मैं आपको और रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम मालदीव की बात है तो मालदीव चलते हैं। ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल होती है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजुजू है। वैसे मालदीव के साथ में भारत एक और एक्सरसाइज करता है, एकता एक्सरसाइज। 2 तरह के एक्सरसाइज करते हैं मालदीव के साथ में, एक्विरिन और एकता एक्सरसाइज। अच्छा, फिर अगले में पूछ रहे अभी बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा बार्ट डी वेवर ने। तो बार्ट डी वेवर ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया? अलेक्जेंडर डी क्रू का स्थान लिया है। अब बात बेल्जियम की है तो ये रहा मैप में बेल्जियम। तो ये एक यूरोपियन कंट्री है, कैपिटल होती है ब्रुसेल, करेंसी यूरो हो गई। और आपको याद होगा यूरोपियन यूनियन और नाटो ये दोनों का सदस्य है बेल्जियम, और दोनों का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा ब्रुसेल में ही, ब्रुसेल बेल्जियम में। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपने किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा त्रिवेणी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी संगीतकार है चंद्रिका टंडन इनका नाम है, और इन्होंने अभी 67वें नंबर के जो ग्रैमी अवार्ड्स 2025 हुए उसमें अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम, एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये उनका पहला ग्रैमी पुरस्कार है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाम। और ये भारतीय मूल की है, नाम है चंद्रिका टंडन। वैसे आपको बता दूं इससे पहले 2011 में उनकी एक एल्बम थी सोल कॉल, उसके लिए ग्रैमी अवार्ड्स के लिए इनको नॉमिनेशन मिला था, नॉमिनेट किया गया था, नामित हुई थी ये, लेकिन मिला नहीं था पुरस्कार। इस बार मिल गया है। तो ग्रैमी अवार्ड्स आप जानते हो संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है ग्रैमी अवार्ड्स। हर साल अमेरिका के नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ये दिया है। पहली बार 1959 में दिया गया था। और वैसे आपको बता दूं ये जो एल्बम है इनका त्रिवेणी, इस एल्बम में साउथ अफ्रीका के बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी मूल के सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो का संगीत भी शामिल है। अच्छा, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपके मन में भी आता होगा, क्या किसी भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो बहुत सारे भारतीय हैं। तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन जाएगा, पहले भारतीय का नाम बताओ। तो पंडित रविशंकर जी ने जीता है। वे पहले भारतीय थे, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले 1967 में मिला था। और उनके ऊपर एक और अचीवमेंट आता है, मतलब उनके नाम से एक और अचीवमेंट है कि सबसे ज्यादा बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वही है। 5 बार इन्होंने जीता है। वे सितार वादक थे पंडित रविशंकर जी। वैसे तो निधन हो चुका है उनका, और उन्होंने 2013 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता था। तो सबसे ज्यादा बार जीतने वाले भारतीय 5 बार जीता। उससे कम 4 बार जीता तबला वादक जाकिर हुसैन साहब ने, उनका भी अभी निधन हो गया। और उससे कम 3 बार रिकी केज ने जीता है। उससे कम और भी है, लेकिन ये ऊपर के 2-3 नाम याद रखो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पंडित रविशंकर जी का है। तो इस बार के ग्रैमी अवार्ड्स में 2-3 अवार्ड्स में आपको और बता दूं। वैसे तो ये भारतीय मूल की है तो यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी 2-3 आप और देख लो। जैसे कि बेस्ट कंट्री एल्बम ये जीता है काउबॉय कार्टर ने, और ये किसका है? बेयोंसे का है। और एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इसी को मिला है, काउबॉय कार्टर को, जो किसका है? बेयोंसे का। बेयोंसे आप कह सकते हो ये लॉरेंस कंट्री म्यूजिक कैटेगरी में ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमेन बन गई है। अच्छा, इसके अलावा सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला नॉट लाइक अस के लिए, जो किसका है? केंड्रिक लैमर का।
और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये भी पुरस्कार मिला नॉट लाइक अस को, जो केंड्रिक लेमर का है। इस पूरे ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे ज्यादा अवार्ड्स ये केंड्रिक लेमर ने ही जीते, अलग अलग कैटेगरी में 5 अवार्ड जीते हैं। और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिला है बियॉन्से को, 11 कैटेगरी में इनको नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, तो ये सारी काम की बातें थी, एग्जाम रिलेवेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी पॉइंट टू पॉइंट, इनको ध्यान में रखिएगा। हमारा प्रश्न तो चंद्रिका टंडन से था, कौन सी एल्बम उनकी? त्रिवेणी एल्बम है, उसके लिए उन्होंने ग्रैमी जीता है। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में ग्रैमी जीता। भारतीय मूल की, अमेरिकी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत सरकार ने पहली बार किन खेलों के लिए भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा एशियन विंटर गेम्स 2025। तो भारत सरकार ने पहली बार एशियन विंटर गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल को पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। एशियन विंटर गेम्स 2025 पे ध्यान रखो, ये इस बार इसका नवा संस्करण है जो भी 7 फरवरी को शुरू हो जाएगा और 14 फरवरी 2025 तक चलेगा। कहाँ पे? चाइना में, चीन के हार्बिन शहर में। आपको बता दूं, हार्बिन शहर ये दूसरी बार विंटर एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा है। इससे पहले 1996 में ये इसकी मेजबानी कर चुका है। इस बार के जो एशियन विंटर गेम्स है उसका स्लोगन भी है विंटर ड्रीम लव अमंग एशिया, और मैस्कॉट शुभंकर क्या है? बिन बिन और निनी। और वैसे आपको बता दूं कि अभी तक एशियन विंटर गेम्स में भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता है। इस बार कोई जीतेंगे तो अचीवमेंट होगा हमारे लिए। और अगले वाले जो एशियन विंटर गेम्स है वो 2029 में होगा, 10वां एडिशन, वो सऊदी अरब में होंगे। सऊदी अरब होस्ट करेगा, ये और आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। तो अभी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में ये प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा और इससे वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब मध्य प्रदेश में खुलेगा तो ये रहा मैप में एमपी। कैपिटल भोपाल हो गई, मुख्यमंत्री है मोहन यादव, गवर्नर हो गए मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंब, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महाशीर। उसके अलावा फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में लॉन्च द महात्माज मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राजेश तलवार। तो ये किताब महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पर एक क्रिटिकल व्यू प्रस्तुत करती है। हिंद स्वराज ये जो बुक है ये महात्मा गांधी जी ने लिखा था, और महात्मा गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय इसको लिखा था। ये डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतना डिटेल में प्रश्न एक बार एग्जाम में आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, यही प्रश्न पूछा गया था। इस बुक को उन्होंने कब लिखा था? तो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जाते समय। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं भैया, इतना डीप में जा करके। वैसे ये जो इनकी बुक है हिंद स्वराज, उसको 1910 में ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। तो क्या था हिंद स्वराज में? इसका कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं। इसमें स्वराज का विचार और औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने लिखा। आधुनिकता और पश्चिमीकरण की आलोचना की गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मशीन्स और सिटीज के प्रति अस्वीकार्यता को इस पे बताया गया था। तो अभी जो हम बुक देख रहे हैं वो है महात्मा मैनिफेस्टो। इसको लिखा है राजेश तलवार ने। अभी तो ये आपको याद रखना है। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में राइट टू डाई विद डिग्निटी को लागू करने वाला भी दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ये राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, इसको लागू करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। और कर्नाटक सरकार ने इसके लिए राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड स्थापित करने का आदेश दे दिया है। तो अब मतलब गंभीर या लाइलाज बीमारी से जो भी ग्रसित मरीज होंगे, अब वो मेडिकल ट्रीटमेंट का सहारा देकर के उनको जीवित रखने की जरूरत नहीं है। अब वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक करके नेचुरल जो डेथ होगी वो हासिल कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद नंबर 21 आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है और इसे सुगम बनाया जाना चाहिए। तो केरल के बाद कर्नाटक इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, मेडिकल सहायता का
इस्तेमाल करके उनको जीवित रखा जाता है, वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है, बस सांसें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, न कुछ बोल पा रहे हैं न चल पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसों के लिए कहा गया है कि चाहे अगर वो चाहे तो नेचुरल डेथ उनको दी जा सकती है। वो एपेरेटस जो इनसे उनको जीवन दिया जा रहा है वो सारी मशीनें हटा दो, नेचुरली वो अपने आप उनकी डेथ हो जाएगी। और ऐसा करने वाला राइट टू डाई विद डिग्निटी इसको बोला है, सम्मान के साथ मरने का अधिकार है। और ऐसा करने वाला कर्नाटक दूसरा राज्य बन गया है। अब आप सोचोगे कोई ऐसी अवस्था में है, न बोल पा रहा है न कुछ कर पा रहा है, तो उस समय कैसे पता लगेगा कि भाई तुम चाहते क्या हो। तो इन्होंने कहा कि आप पहले लिख के दे दो। जैसे अभी मैं कर्नाटक में रहता हूँ, ठीक है, अभी मेरी उम्र है 35-36, तो अभी मैं पहले लिख के दे दूंगा कि अगर भविष्य में ऐसी कोई कंडीशन आती है मेरे साथ में तो मुझे जीवित रखने की जरूरत नहीं है, मेडिकल एपरेटस लगा करके मेरे को नेचुरल डेथ दे दी जाए, वो एपरेटस हटा लो, मैं अपने आप मर जाऊंगा। और इसे आप इच्छा मृत्यु की तरह मत समझना, इच्छा मृत्यु अलग चीज है, ये अलग चीज है। मृत्यु दोनों में हो रही है। इच्छा मृत्यु में तो क्या है कि मैं जीवन से बोर हो गया, तंग आ गया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैंने सरकार से कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे मृत्यु दे दी जाए, तो मुझे वो कुछ कैप्सूल या गोली या कुछ गैस के चैम्बर में छोड़ देंगे, मैं मर जाऊंगा, वो इच्छा मृत्यु है। ये इच्छा मृत्यु नहीं है। इसमें तो इंसान बेचारा वैसे ही वो मरने के कगार पे, ना बोल पा रहा ना कुछ कर पा रहा, उसको ऐसी बीमारियां लग गई है कि वो पड़ा हुआ है बस हॉस्पिटल में मशीनों के बीच में। तो कह रहा है कि मशीनें हटाओ, मुझे मरने दो नॉर्मली, जैसे नेचुरल डेथ आ जाएगी आप मशीनें हटा दोगे तो, ठीक है। तो ये अलग अलग है। अब बात कर्नाटक की हुई है तो कर्नाटक ले चलता हूं पहले मैं आपको। तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल बंगलुरु होगी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया, तो आंसर होगा आर प्रज्ञानानंद। तो अभी भारतीय ग्रैंड मास्टर है आर प्रज्ञानानंद, इन्होंने टाटा स्टील चेस मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया। फाइनल में इन्होंने किनको हराया, डी गुकेश को। अच्छा, ये जो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट है इस बार ये जनवरी में हुआ था नीदरलैंड में। वैसे 1938 में इसकी शुरुआत होती है, हुगोवर्स टूर्नामेंट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर 2011 में इसका नाम टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट कर दिया गया। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने ट्रोपेक्स 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया, तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो एक्सरसाइज का नाम है ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास, या इसे बोलेंगे आप थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025। और ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास है ये, हर 2 साल में एक बार होता है ये। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल इसमें शामिल होते हैं। कहाँ पे हुआ इसका आयोजन, हिंद महासागर में। और हमारी तीनों सेनाओं के जो उप प्रमुख हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। जैसे हमारे उप सेना प्रमुख कौन है, NS राजा सुब्रमणी। उप नौसेना प्रमुख कौन है, के स्वामीनाथन। और हमारे उप वायुसेना प्रमुख कौन है, SP धारकर है, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, वैसे आप हमारे तीनों जो सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनके प्रमुखों के चीफ के नाम भी याद रखना, क्योंकि पिछले साल ही नए बने थे। तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हो गए, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गए और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह हो गए, ठीक है। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो कि अभी हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का निधन हो गया, तो आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति हॉर्स्ट कोहलर का अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 2004 से लेकर 2010 तक जर्मनी के प्रेसिडेंट थे। वे सन 2000 से 2004 तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रमुख भी रहे थे। नाम था हॉर्स्ट कोहलर, निधन हो गया, जर्मनी के थे ये। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है, बर्लिन होती है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप पे यार एक बार शेयर जरूर कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। जिस तरह से आपको सेशन अच्छा लगता है, वीडियोस को आप सपोर्ट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी PDF मैंने आपको बता दिया, क्विज आपको मिल जाती है अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था आपसे कि अभी गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा गुनेरी गांव। फिर पूछा था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। और किसने दूसरा ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, भारत ने। और किस देश के माउंट तारानाकी पर्वत को एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई, न्यूजीलैंड। मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के महाकुंभ अभिषेकम कार्यक्रम में शामिल हुए, इंडोनेशिया। और किस राज्य ने
मन मित्र नाम से एक चैटबॉट सुविधा शुरू की आंध्र प्रदेश। नवीन चावला का निधन हो गया, वे हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। और राष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? कर्मयोगिनी वीरांगना। और अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का महिलाओं का नया रिकॉर्ड बनाया सुनीता विलियम्स ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99 नंबर का मेंबर कौन सा बन गया, तो आंसर होगा स्पेन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।